हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से और एक बार आप लोगों के साथ में उपस्थित हो गया हूँ एक नया सब्जेक्ट लेके, और वो भी एसी और फ्रिज पीसीबी रिपेयरिंग के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, डीएनएम टेक्नोलॉजी सपोर्ट का एसी पीसीबी रिपेयरिंग में आप सबको फिर से और एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेके आप लोगों के साथ में उपस्थित हो गया हूँ, जो कि एसी या तो फ्रिज पीसी में जो पावर सप्लाई यूज होता है, पावर सप्लाई अलग अलग टाइप का यूज होता है। जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर पावर सप्लाई यूज होता है, जो ट्रांसफार्मर से बना हुआ होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। और सेकंड जो आता है एसएमपीएस टाइप का पावर सप्लाई आता है, वो भी आप लोगों को शायद पता होगा। लेकिन आज मैं जो पावर सप्लाई के बारे में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा वो है बक कन्वर्टर टाइप का पावर सप्लाई। मतलब उसमें किसी भी टाइप का ट्रांसफार्मर नहीं रहेगा उसमें, ना डीटी टाइप का ट्रांसफार्मर रहेगा, ना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा। ये सिर्फ एक आईसी से स्टेप डाउन करके बक कन्वर्टर जो पावर सप्लाई है ये बनाया जाता है। तो ये बक कन्वर्टर टाइप का जो पावर सप्लाई है ये कैसे बनते हैं, इसका ही तरीका आज आप लोगों को साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए क्या ये बक कन्वर्टर टाइप का पावर सप्लाई कैसे बनते हैं। और ये भी हम सबको पता है, ये हम लोग का एसी हो या फ्रिज हो, इसमें मेन जो सप्लाई बनते हैं पावर सप्लाई से वो है 15 वोल्ट। तो आज का सब्जेक्ट में मैं ये डिस्कस करूंगा, ये 320 वोल्ट जो हम लोग का मेन फिल्टर का डीसी होता है, वहीं से कैसे हम लोग बिना एसएमटी ट्रांसफार्मर से हम लोग सिर्फ एक आईसी से और कुछ कंपोनेंट लगा के कैसे 15 वोल्ट डीसी बना सकते हैं। मतलब 320 वोल्ट को 15 वोल्ट डीसी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम है स्टेप डाउन टेक्नोलॉजी या तो बक कन्वर्टर टाइप का टेक्नोलॉजी। तो मैं ये आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से शुरू से आखिर तक देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा एक बक कन्वर्टर टाइप का पावर सप्लाई कैसे बनता है। और अगर इस वीडियो में अगर समय मिले तो मैं इसमें आज जो एलजी सिंगल डोर का इन्वर्टर टाइप पीसीबी का जो कम्युनिकेशन सेक्शन है वो भी मैं हो सके तो इस वीडियो में ही डिस्कस कर सकता हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए, और अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं पहले सीधा वीडियो में चला जा रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक, ये जो पीसीबी दिख रहा है ये है हम लोग का एक एलजी इन्वर्टर फ्रिज का, सिंगल डोर फ्रिज का ये पीसीबी है। और इसमें ये पूरा जो पीसीबी आप देख रहा है, और ये जो सेक्शन दिख रहा है ये आईसी लगा हुआ है, ये बक कन्वर्टर आईसी है। और इधर ये कम्युनिकेशन सेक्शन है, और इधर ये ईवीडब्ल्यू ड्राइव है जो आईपीएम सेक्शन है। तो इसके बाद मैं पहले आप लोगों को साथ में डिस्कस करूंगा ये सप्लाई जो बक कन्वर्टर सप्लाई है ये कैसे बन रहा है। इसके लिए मैंने एक सर्किट डिजाइन करके रखा, वो भी इस पीसीबी का ही है। लेकिन इस पीसीबी हो जिस पीसीबी हो, इसमें कोई मतलब नहीं है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी होता है, ये कभी बदलते नहीं है। वो किसी भी पीसीबी में जाए, हो सकता है आईसी का नंबर बदल जाएगा, लेकिन इसका जो वायसिंग है, टेक्नोलॉजी है, वो सेम टू सेम रहेगा। और अगर टाइम मिले तो मैं ये भी आपको साथ डिस्कस करूंगा, ये इसका जो कम्युनिकेशन सेक्शन है ये भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ अगर समय मिलेगा तो चलिए मैं सीधा सर्किट पे जा रहा हूँ, और वहीं पे ही आप लोगों को डिस्कस करूंगा ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको पूरा एक सर्किट नज़र आ रहा है, जहाँ पे मैंने एक ये आईसी ड्रॉ किया। ये देखने में बाहर से 7 पिन का है, लेकिन इसका एक पिन इसमें गैप रहता है, जो 3 नंबर पिन होता है। और इसमें जो आईसी का मैंने नंबर लिया है LNK3294G, ये उसी पीसीबी में ही यूज हो रहा है। लेकिन ये LNK32 सीरीज का और भी बहुत टाइप का आईसी होता है, वो भी सेम तरीके से, थोड़ा बहुत इधर उधर बाइसिंग चेंज होता है, लेकिन सेम टू सेम होता है। तो इसमें देखिए ये इधर से पिन काउंट हो रहा है। ये जो पहला पिन है ये बीपी पिन है,
जिसको बाईपास पिन कहते हैं, और सेकंड पिन है FB फीडबैक, और थर्ड पिन यहीं पे गैप है, ये नॉट यूज है और पिन दिखाई भी नहीं देता है इसमें, इधर 3 पिन ही दिखता है। तो ये जो 4 नंबर पिन है ये ड्रेन पिन है, और ये 5, 6, 7, 8 ये चारों मिलकर इसका सोर्स पिन है जहाँ से ये सप्लाई आउटपुट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये जो AC लाइन इनपुट हो रहा है, AC लाइन और न्यूट्रल जो इनपुट हो रहा है, इसमें से जो ब्रिज डायोड पे जो सप्लाई आता है वो भाया OLP आता है। शायद आप लोगों को पता होगा, जो OLP मतलब ओवरलोड प्रोटेक्शन है। सर्किट में अगर कभी भी ज्यादा लोड आ जाएगा तो ये OLP एक टाइप का PTC टाइप का है, ये कट आउट हो जाता है, ओवर हीट होने पे ये कट आउट हो जाता है, उसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है और लाइन को कट आउट कर देता है। ये OLP भाया ही इसमें सप्लाई इनपुट होता है ब्रिज डायोड पे, ठीक है। तो ब्रिज डायोड पे सप्लाई इनपुट होने के बाद यहीं से देखिए, इधर ये पॉजिटिव सप्लाई जो निकल रहा है ये सीधा चला जाएगा आपका ये बक कन्वर्टर IC जो है इसका ड्रेन पे, मतलब इस IC का 4 नंबर पिन पे इनपुट हो जाएगा, और आउटपुट हो रहा है यहीं पे 5, 6, 7, 8 चारों पिन आपस में शॉर्ट रहता है, किसी में ही आपको शॉर्ट मिलेगा सिंगल कॉइल लाइन पे। और अभी यहीं से देखना है इसमें कैसे बन रहा है। तो ये जो सोर्स पिन से देखिए, ये सीधा एक कॉइल लगा के, एक कॉइल हो सकता है, 2 कॉइल भी कभी कभी लगा सकते हैं, तो ये कॉइल से आउटपुट हो रहा है, और यही ऊपर में मैंने लिख के रखा है ये 15 वोल्ट है, मेन VCC बनेगा इसका 15 वोल्ट। ये 320 इनपुट लेके, 320 हो, उससे कम भी हो, ज्यादा भी हो, कुछ भी वोल्टेज लेके वो आउटपुट देगा 15 वोल्ट। तो ये 15 वोल्ट कैसे फिक्स होगा? इसी IC का बायसिंग हम लोग चेंज करके 5 वोल्ट भी ले सकते हैं, 12 वोल्ट भी ले सकते हैं, 25, 30 कुछ भी वोल्ट आप ले सकते हैं। शायद आप लोगों को पता होगा, जो हम लोग का रेगुलेशन सेक्शन होता है, SMPS में भी हो या तो किसी में भी हो, सप्लाई को हम लोग अप डाउन कर सकते हैं उसका फीडबैक सेक्शन को वैरी करके, ठीक है। तो मेन रोल यहीं पे प्ले होगा, ये IC कुछ भी वोल्टेज आउटपुट दे सकते हैं आपको, लेकिन वो डिपेंड करेगा इसका फीडबैक सर्किट के ऊपर। तो इस सर्किट में आपको ज्यादा ध्यान में रखना है इसका फीडबैक सर्किट के ऊपर, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये जो लाइन सीधा दिख रहा है सोर्स से कॉइल होके आउटपुट हो रहा है, और आउटपुट में एक फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है प्योर DC बनाने के लिए। और जो कोई भी बक कन्वर्टर टाइप का टेक्नोलॉजी का पावर सप्लाई है, उसमें ये चीज ध्यान में रखना है, एक डायोड आपको 100% मिलेगा। वो कहाँ पे मिलेगा? जहां से ये सोर्स से आउटपुट हो रहा है, और कॉइल का आगे आपको एक डायोड रिवर्स बायस में मिलेगा, मतलब इसका नेगेटिव सिरा सोर्स की तरफ है और ये पॉजिटिव सिरा को ग्राउंड किया हुआ। ये कौन सा ग्राउंड है देख सकते हैं, ये जो आपका ब्रिज डायोड से जो मेन नेगेटिव आउटपुट आ रहा है उसका ही ग्राउंड के साथ ये सारे के सारे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये कॉइल का पहले एक डायोड रहेगा, 100% सभी जगह पे ही रहेगा। उसके बाद इसका फीडबैक कैसे काम कर रहा है, तो फीडबैक के लिए देखिए, इसी आउटपुट से एक डायोड लगाया, डायोड लगा के देखिए इधर एक R1 डायोड यहीं पे लिख के रखा, और इसका वैल्यू शो हो रहा है 100 ohms का। इसके सीरीज में और एक रजिस्टर लगा हुआ है 15 के का, और इसी 15 के से ही आउटपुट होके आ रहा है ये FB पिन पे, जो कि 2 नंबर पिन है, इस IC का 2 नंबर पिन है, 2 नंबर पिन पे फीडबैक आ रहा है। और उसी जो 15 के से जो आउटपुट हो रहा है, यहीं से एक फीडबैक फिर से आ रहा है आउटपुट पिन पे, मतलब सोर्स पिन पे इनपुट हो रहा है। देखिए दोनों जगह पे इसका फीडबैक जा रहा है, जहां से मेन आउटपुट हो रहा है वहीं पे एक आ रहा है, और एक जा रहा है इसका मेन IC का फीडबैक पिन पे, ठीक है। और एक यहीं पे जो मेन रोल प्ले करते हैं ये BP पिन, जो 1 नंबर पिन है, इसको बाईपास पिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बाईपास भी कहाँ से हो रहा है, ये जो डायोड से जो फीडबैक भी जा रहा था, उसी डायोड का कैथोड साइड से एक 47K का रजिस्टर लगा हुआ है। ये सर्किट एकदम सेम टू सेम है, जो इस PCB मैंने दिखाया था, इस PCB का ही अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो आपको अगर कभी भी इस सर्किट में कुछ फॉल्ट मिलेगा तो इस सर्किट देख के आपको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो BP पिन में 47K से 1 नंबर पिन पे बाईपास हो रहा है, साथ में ये बाईपास के लिए एक कैपेसिटर यूज होता है,
जो सेरामिक कैपेसिटर होता है पीएफ डिक्स टाइप का, जो कि इसमें लगा हुआ है 100 NF 100 नैनोफैराड का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ऐसे ही इसका बाईपास सिस्टम कम कर रहा है। और यहीं पे और एक फीडबैक भी दिया हुआ है कैपेसिटर से, जो कि ये भी सिरामिक कैपेसिटर है, डिक्स टाइप का कैपेसिटर है। वो आपका ये डायोड का कैथोड साइड से, जहां से ये सोर्स से आउटपुट हो रहा है, यहीं पे दिया हुआ है। तो ये फीडबैक और बाईपास, यही इसका ऊपर डिपेंड करेगा इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। ये जो रजिस्टर का वैल्यू हम लोग चेंज करके इसका आउटपुट वैल्यू को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, अगर इस वोल्टेज में अगर कम ज्यादा हो रहा है तो हम लोग को ये फीडबैक का रजिस्टर को हम लोगों को चेक करना है। तो इसका वैल्यू भी लगभग सब में इस टाइप का ही आना चाहिए, इसी के हिसाब से इसका रेगुलेशन हो रहा है। तो ऐसे ही देखिए, ये अभी और इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इस सर्किट को थोड़ा समझना है। और ये जो 15 वोल्ट का आउटपुट हो रहा है, ये 15 वोल्ट हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, जो आईपीएम का मेन वीसीसी होता है। जो ईवीडब्ल्यू ड्राइव के लिए जो आईपीएम लगा हुआ होता है, उस आईसी का मेन वीसीसी होता है 15 वोल्ट। ठीक है, मेन वीसीसी मतलब जो इसका अंदर का जो सर्किट को ड्राइव करते हैं। और बाकी आईपीएम को जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, एमसीयू आईसी। तो एमसीयू आईसी के लिए देखिए यहीं पे रेगुलेटर लगा हुआ है 7805। जो नॉर्मल रेगुलेटर होता है आपको पता है, एक इनपुट पिन होता है, बीच वाला ग्राउंड होता है, और ये थर्ड वाला आउटपुट होता है। यहीं से 5 वोल्ट आउटपुट होके जाते हैं एमसीयू आईसी पे। अगर किसी पीसी में एमसीयू आईसी का सप्लाई अगर 3.3 वोल्ट होगा, तो वो क्या करेगा, 5 वोल्ट से 3.3 बना के एमसीयू को दे देगा। ठीक है, ऐसे ही ये बक कन्वर्टर जो पावर सप्लाई है, ये ऐसे ही बनते हैं। वो आईसी अगर कुछ भी हो, लेकिन इसका बायसिंग ऐसे ही होगा। तो शायद आप लोगों को ये समझ में आ गया है ये बक कन्वर्टर पावर सप्लाई कैसे काम करता है। आप किसी भी पीसी में टैली करके देख सकते हैं। ऐसा ही इधर उधर थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए बक कन्वर्टर टाइप का जो पावर सप्लाई है। तो चलिए, अभी जैसा मैंने बताया था, ये कम्युनिकेशन भी बताऊंगा। इस एलजी इंडोर जो इन्वर्टर पीसी है, इसका कम्युनिकेशन कैसे बनता है। तो चलिए, ये भी एक ही वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान से देखते रहे, तब जाके आपको पता चलेगा इसमें क्या हो रहा है। और इसका बीच में एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं, आप लोगों के लिए अगले नवंबर में, 2024 का नवंबर में 23 तारीख से 27 तारीख तक का वेस्ट बंगाल में मेरा ही वर्कशॉप में एक अपडेट लेवल का ट्रेनिंग होने जा रहा है, वो कि एसी पीसीबी का ऊपर में। ठीक है, तो मैंने एसी पीसीबी का ऊपर में मैंने रखा 4 दिन, 23, 24, 25, 26। और एक दिन मैंने लास्ट डे रखा आप लोगों को लिए बोनस के लिए, एक दिन का पूरा फ्रिज पीसीबी का भी क्लास रखा। तो आप लोग जिन्होंने एसी और फ्रिज पीसीबी का रिपेयरिंग में इंटरेस्टेड होंगे, तो जल्दी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है। तो ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे दूंगा, और उसमें एक व्हाट्सएप का लिंक भी दे दूंगा, फ्री लिंक दे दूंगा। आप लोग व्हाट्सएप पे क्लिक करके उस ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकता है, वहीं से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या तो कुछ पूछ सकते हैं। तो चलिए, उसमें और ज़्यादा मैं बात नहीं बढ़ाऊंगा। तो चलिए, इसमें कम्युनिकेशन कैसे काम कर रहा है। तो कम्युनिकेशन जैसे हम लोग को पता है एसी में होता है, इन्वर्टर एसी में कम्युनिकेशन होता है, ऐसा इन्वर्टर फ्रिज में भी कम्युनिकेशन सेक्शन काम करता है। तो हम सबको पता है ये कम्युनिकेशन के लिए एक जो मेन कंपोनेंट यूज होता है वो है ऑप्टो कपलर, जो दोनों पीसीबी का बीच में कम्युनिकेशन करते हैं। सिग्नल इधर उधर पास करता है, इधर का न्यूज इधर देता है, इधर का न्यूज इधर देता है, कहाँ पे क्या चल रहा है वो बातचीत करते हैं। उसका ही नाम है कम्युनिकेशन। तो इस जो पीसीबी है, जो मैंने एलजी का पीसीबी दिखाया था, ये पीसीबी है, मैं दिखा रहा हूँ और एक बार। ये जो पीसीबी है, इस पीसीबी में जो अभी जो सेक्शन मैं दिखाऊंगा, ये कम्युनिकेशन सेक्शन है। देख रहा है यहीं पे ये कनेक्टर लगा हुआ है, जिसमें देखिए ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है।
और इधर ये दो डायोड है, एक रजिस्टर है, एक ऑप्टोकपलर है, ऐसे ही बायसिंग है। तो इसको ही मैं अभी आप लोगों को साथ में डिस्कस कर रहा हूँ कैसे ये कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहीं पे भी मैंने अलग से सर्किट बनाया, एसी लाइन इन, एसी न्यूट्रल इन। तो इसमें एसी लाइन में हमेशा के लिए ये फ्रिज का सिस्टम में इनपुट होगा वाया ओएलपी, ओवरलोड प्रोटेक्शन थ्रू ही इनपुट होगा। और ये कम्युनिकेशन सेक्शन में जो सप्लाई आएगा वो आएगा वाया थर्मोस्टेट। आप अगर इस पीसी में अगर थर्मोस्टेट का कनेक्शन नहीं देंगे या तो इसको अगर बाईपास नहीं करेंगे तो आपका ये आईपीएम सेक्शन चालू नहीं होगा, क्योंकि ये कम्युनिकेट जब तक नहीं हो रहा है तब तक एमसीयू आईसी आईपीएम को चलने के लिए इंफॉर्मेशन नहीं भेजेगा। तो इसके लिए कम्युनिकेशन की जरूरत है, और कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है वाया थर्मोस्टेट। ठीक है, तो इसमें भी मैंने एक लाइन पे लगा दिया ओएलपी और एक लाइन पे लगा दिया थर्मोस्टेट। तो ये कम्युनिकेशन कैसे काम कर रहा है, और ये कम्युनिकेशन अगर ना भी काम करेगा तब क्या रिजल्ट होते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों को नॉलेज के लिए ही मैं बता रहा हूँ। तो यहीं पे देखिए, एक जो लाइन या न्यूट्रल से एक 200 के का रजिस्टर 1 वाट या तो 2 वाट का लगा हुआ है। ठीक है, और वहीं से एक लाइन सीधा चला जा रहा है ऑप्टोकपलर का एनोड पे, एक नंबर पिन पे। और इसका जो कैथोड पिन है ऑप्टोकपलर का, मतलब 2 नंबर पिन है। 2 नंबर पिन क्या हो रहा है, ये लाइन से जो रजिस्टर का बाद एक डायोड लगाया और न्यूट्रल से थर्मोस्टेट के बाद एक डायोड लगाया, दोनों ही नेगेटिव वोल्टेज आउटपुट करेगा, क्योंकि इसका पोलरिटी ऐसे ही लगा हुआ है। तो ये साइड से ये ऑप्टोकपलर का जो कैथोड साइड है इसमें नेगेटिव वोल्टेज आएगा, और ये ऊपर से यहीं पे पॉजिटिव सप्लाई आएगा, मतलब पॉजिटिव पल्स आएगा, और नीचे से नेगेटिव पल्स आ रहा है। तो ऐसे ही जब तक ये अगर थर्मोस्टेट काम नहीं करेगा तो इधर नेगेटिव नहीं मिलेगा, अगर ओएलपी इधर काम नहीं करेगा तो इधर पॉजिटिव भी नहीं काम करेगा। तो दोनों को ही सर्किट में कंप्लीट होना चाहिए। तो दोनों मिलके ही ये जो ऑप्टोकपलर का अंदर जो एलईडी है, फोटो एलईडी है, उसको चलाते हैं, ग्लो करवाता है, और उसका ही रोशनी चला जाता है 3 और 4 नंबर पिन का जो फोटो ट्रांजिस्टर है उसका बेस पे। अभी इसका सेकेंडरी साइड, मतलब ऑप्टोकपलर का सेकेंडरी साइड 3 और 4 नंबर पर कैसे बायसिंग किया हुआ है, क्योंकि इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है। तो इसी एनपीएन ट्रांजिस्टर का मतलब 1 2 ये 3 नंबर पिन होता है एमिटर, जो कि सीधा ग्राउंड किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसे ग्राउंड किया हुआ है, और कलेक्टर में क्या बना हुआ है ये देखिए, ये देखना जरूरी है। तो इसमें आपको पता चलेगा अगर कम्युनिकेशन सेक्शन काम नहीं कर रहा है तो क्या वोल्टेज मिलेगा, अगर कम्युनिकेशन सेक्शन काम कर रहा है तो कितना वोल्टेज मिलेगा, ये आपको पता चलेगा। ये कैसे हो रहा है, देखिए यहीं पे एक 5 वोल्ट सप्लाई, देखिए ये 5 वोल्ट सप्लाई जो एमसीयू आईसी का जा रहा है, उसी 5 वोल्ट से देखिए एक 10 के का रजिस्टर पुल अप बना हुआ है, मतलब सप्लाई दिया हुआ है, और वहीं से एक 100 ohms का रजिस्टर लगा के कलेक्टर में दिया गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर मान के चलिए ये कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा है, मतलब ये एलईडी जल नहीं रहा है, तो क्या होगा, तो ये कलेक्टर इमीटर शॉर्ट नहीं होगा, ये विदाउट कंडक्शन में रहेगा ये। तब क्या होगा, ये जो 5 वोल्ट का पुल अप है ये देखिए 10 के थ्रू सीधा पहुंच जाएगा एमसीयू आईसी पे। ठीक है, जब ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा तो ये 5 वोल्ट का जो पुल अप वोल्टेज है ये सीधा पहुंच जाएगा बिना ड्रॉप के, ये आईसी पे पहुंच जाएगा। तो आईसी को ये पता चलेगा क्या ये 5 वोल्ट अगर मिल रहा है तो मेरा कम्युनिकेशन सही से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, जब कम्युनिकेट सही से होगा, मतलब ये बायसिंग अगर इधर प्राइमरी साइड का, इनपुट साइड का ओएलपी थर्मोस्टेट ये डायोड ये रजिस्टर अगर सारे के सारे ओके होगा, तो क्या होगा, ये इंडिकेटर ये जो एलईडी फोटो डायोड है ये जलने लगेगा, और इसका ग्लो का ऊपर ही डिपेंड करके क्या होगा, सेकेंडरी साइड में 3 और 4 नंबर में कलेक्टर इमीटर करंट फ्लो होगा, शॉर्ट होगा। तब क्या होगा,
ये जो पुल अप बना हुआ था 10 के रजिस्टर से, ये अभी 100 ओम्स रजिस्टर के थ्रू ये ग्राउंड होने लगेगा। तो ये बीच वाला पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा हम लोगों को, और वो वोल्टेज भी मैं बताऊँ वो 2.5 वोल्ट से 2.7 2.4 ऐसा ही वोल्टेज एमसीयू को ड्रॉप वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, जब ये ड्रॉप वोल्टेज मिलेगा तब एमसीयू को पता चलेगा कि हाँ मेरा ओएलपी भी ओके है, मेरा थर्मोस्टेट भी ओके है। तो अभी कुछ समय के बाद वो आईपीएम को सिग्नल भेजेगा ताकि वो कंप्रेसर को चालू करे। ठीक है, तो ये सिस्टम एक्चुअल में सारे कम्युनिकेशन अगर सही रहते हैं, ये कंप्रेसर चलने के लिए कम से कम 6 7 8 10 मिनट का टाइम लगा देता है एमसीयू, क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग उसी तरीके से ही बना हुआ रहता है। कितने समय के बाद वो कंप्रेसर को ऑन करेगा, उससे पहले आईपीएम को चलने के लिए मजबूर करेगा। तो ऐसा ही ये कम्युनिकेशन सेक्शन काम करता है। और ये तो छोटा सर्किट मैंने बताया। कम्युनिकेशन आपको एलजी का जो डुअल डोर है, सैमसंग का भी जो डुअल डोर है, उसमें आपको भी एसी पीसीबी जैसा 2 ऑप्टो कपलर मिलेगा। मतलब दोनों, उसमें दोनों पीसीबी होता है, इंडोर आउटडोर से बात करता है, आउटडोर इंडोर से भी बात करता है। तो वो मैं अगर कभी समय होगा तो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक का ही है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी मैं बता सकता हूँ, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करके रखें, ताकि ऐसा बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ में मैं लेके उपस्थित हो जाऊंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।